बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर किसी भी प्रकार की क्रूरता, अत्याचार, जुल्म, जाति के नाम, चाहे वहाँ पर हमारे हिंदू भाई हैं। शेख हसीना वहाँ की सबसे बड़ी नेता रही है। हालांकि चुनावों पर अलग अलग सवाल उठाए जाते रहे, पर उनके कद का कोई वहाँ और नेता है नहीं। और यदि वहाँ की आर्मी, जैसा ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अंतरिम सरकार में शायद सेनाध्यक्ष उसके इतने नेता होंगे जो उसको चलाएंगे। बांग्लादेश की सूरत हाल निहायत ही नाजुक है और वहाँ तख्ता पलट हो चुका है और आंदोलन करने वालों का पूरे देश में अराजकता फैला रहे, उनका कंट्रोल हो गया है। प्रेयर करते हैं बांग्लादेश में शांति और नॉर्मलसी रिस्टोर हो जाए। कि शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। ऐसी छवियां भी हमने देखी थी जो कुछ वर्ष पूर्व अंदाजा नहीं कर सकते थे कि शेख मुजीबुर रहमान बंगबंधु की प्रतिमा जिस प्रकार तोड़ी जा रही थी। तो बांग्लादेश में गदर जारी, हिंदुओं पर अत्याचार भारी। सवाल अपने आप में बड़ा है क्योंकि तस्वीरें पूरी दुनिया को हैरान परेशान कर रही थी। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर भारत सरकार ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में बांग्लादेश की घटना पर अपना रुख रखा, सरकार का रुख रखा, बयान दिया। जयशंकर ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का जिक्र किया और शेख हसीना को प्रधानमंत्री कहा। उनके बयान की भी अब चर्चा हो रही है। इसके अलावा बांग्लादेश में पेपर लीक की घटना, उसने भी, क्योंकि कहा जा रहा है ना वजह क्या है, उबाल क्यों आया, बवाल क्यों मचा, तख्ता पलट क्यों हुआ। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ना सिर्फ पद से इस्तीफा दे दिया बल्कि देश भी छोड़ दिया। हिंसा, झड़प, कम से कम 300 लोगों की मौत की खबर है। प्रधानमंत्री पद के साथ बांग्लादेश छोड़कर अवामी लीग की नेता शेख हसीना हिंदुस्तान पहुंच गई। हिंदुस्तान, और अब उसके बाद बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश की खबर पर नजर डालें तो कुल मिलाकर 500 से ज्यादा कैदी फरार बताए जा रहे हैं और उसमें से 20 खतरनाक आतंकी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी नेता खालिदा जिया जेल से रिहा। प्रदर्शनकारी छात्रों को बकायदा समर्थन दिया जा रहा है। तीनों सेनाओं के चीफ से बैठक के बाद राष्ट्रपति ने संसद भंग कर दी। सरकार के चीफ एडवाइजर अब बनेंगे मोहम्मद यूनुस। बकायदा पूर्व विदेश मंत्री डॉक्टर हसन को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया और अमेरिका ने शेख हसीना का वीजा रद्द कर दिया। बांग्लादेश पुलिस एसोसिएशन जो है वहां, वो हड़ताल पर चली गई। लेकिन खबर एक यह भी आई कि दिल्ली से ढाका की जो एयर इंडिया की विमान सेवा है वो शुरू हो गई। मगर यहां टेंशन की बात क्या है? भारत के लिए टेंशन की सबसे बड़ी बात यह है कि घुसपैठ, अस्थिरता है पड़ोसी मुल्क में, घुसपैठ का खतरा है। खतरा हिंदू आबादी पर भी है क्योंकि हिंदुओं पर हमले की खबरें हैं।
चीन पाकिस्तान जो मौका देख रहा था उसे वो मौका मिल गया। लेकिन ट्रेड और बिजनेस की भी बात की जाए तो 1 लाख करोड़ का बिजनेस व्यापार हम करते हैं बांग्लादेश के साथ, उसका क्या, निवेश का क्या। अब भारत ने जो अपना रुख साफ किया, उसने कहा है कि जनवरी 2024 में चुनाव के समय से बांग्लादेश में तनाव है। राजनीतिक तनाव की वजह से छात्र आंदोलन वहां पर तेज हुआ। हमने कई बार बातचीत के जरिए शांति की अपील भी की, अपील के बावजूद कुछ नहीं हुआ। 4 अगस्त को हालात बेहद गंभीर हो गए। अल्पसंख्यकों, उनके कारोबार, मंदिरों पर हमले हुए। आपको एक बार फिर से बता दें, वहां हिंदू अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यकों पर हमले की पूरी तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुई है, सरकार यह कह रही है। और रुख यह भी कि हमें लगता है कि सेना के साथ बैठक के बाद हसीना ने इस्तीफा दिया और दूसरी तरफ अब सरकार अपना रुख लगभग साफ कर रही है। बांग्लादेश में 19,000 भारतीय हैं, जिसमें से 9,000 छात्र हैं। ज्यादातर भारतीय छात्र जुलाई में ही वापस आ गए थे, सरकार ये कह रही है। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं का जिक्र करें तो जो खबरें आ रही हैं कि 13 हिंदुओं के घर जलाए गए, जिसमें से 4 मंदिरों को तोड़ा गया, इस्कॉन और काली मंदिर को निशाना बनाया गया। तो यह महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि अब हिंदुओं को बांग्लादेश में बचाएगा कौन, और बांग्लादेश में बगावत के पीछे आखिरकार है कौन। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर किसी भी प्रकार की कोई क्रूरता, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती ना हो। चाहे वहाँ पर हमारे हिंदू भाई हैं जो व्यापार कर रहे हैं, या जो हमारे वहाँ पर हिंदू मंदिर हैं, या हमारे भारतीय वहाँ पर जो नागरिक रह रहे हैं। वहाँ जितने माइनॉरिटी वाला है अभी बचा हुआ, उनका ऊपर प्लान माफिक अटैक हो रहा है, उनका प्रॉपर्टी लूट हो रहा है, उनका घर का फीमेल का ऊपर अत्याचार हो रहा है। इसलिए हमारा हिंदुस्तान का जो प्रशासन है इस बारे में डिसीजन लेके कड़ी कदम उठा के वो वहां का आदमी का बचाना। देखिए, लगातार अस्थिरता तो बनी रहने की आशंका है मुझे, क्योंकि पिछले करीब 15 सालों से, बल्कि उससे भी ज़्यादा समय से शेख हसीना वहाँ की सबसे बड़ी नेता रही हैं। हालांकि चुनावों पर अलग अलग सवाल उठाए जाते रहे, पर उनके कद का कोई वहाँ और नेता है नहीं। और यदि वहाँ की आर्मी, जैसा ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अंतरिम सरकार में शायद सेनाध्यक्ष उसके इतने नेता होंगे जो उसको चलाएंगे, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है, कम कम दक्षिण एशिया में हमने देखा है कि जब इस तरह से सेनाध्यक्ष राजनीति में दखलंदाजी करते हैं तो लोकतंत्र जल्दी से वापस नहीं आता है। तो उस हालात में भी मुझे लगता है कि एक तरह से अस्थिरता बनी रहेगी। बांग्लादेश की सूरत हाल निहायत ही नाजुक है और वहां तख्ता पलट हो चुका है और आंदोलन करने वालों का पूरे देश में अराजकता फैला रहे हैं, उनका कंट्रोल हो गया है। ये निहायत ही अफसोसनाक खबर है। दरअसल इसके पीछे समझना होगा कि शेख हसीना के तख्ता पलट में किन किन लोगों का हाथ है और किस सोच और फिक्र के लोगों ने ये काम अंजाम दिया। ये बांग्लादेश इशू बहुत सेंसिटिव इशू है और पश्चिम बंगाल सरकार का, ममता बनर्जी जी का, हम लोगों का जो स्टैंड है, ये बांग्लादेश के साथ भारत का और स्पेशली बंगाल का बहुत गहरा रिश्ता है। हमारा हिस्ट्री, हमारा लैंग्वेज, आर्ट, कल्चर
सब मिलकर हमारा एक बहुत गहरा रिश्ता है। हम सब लोग ये प्रे करते हैं, प्रेयर करते हैं, बांग्लादेश में शांति और नॉर्मलसी रेस्टोर हो जाए। हमारा मानना है कि अक्सर लोग सोशल मीडिया के दौर में त्वरित प्रतिक्रिया दे देते हैं कि कोटा के कारण, ऐसा नहीं है। ये मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर है। मैं ये बात पूरे इसके साथ कहता हूं, बहुत सारी चीजें थी। एक एक्सट्रीम फिलॉसफी थी, कोटा पे कोर्ट का जजमेंट था। 2, तीसरा एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि एक डेमोक्रेसी के लिए जो एस्पिरेशन थे वो एड्रेस नहीं हुआ था। बीता चुनाव आप याद करिए। तो अगर इस पूरे आर्किटेक्चर को हम समझे, उसकी परिणति हुई है कि शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। ऐसी छवियां भी हमने देखी थी जो कुछ वर्ष पूर्व अंदाजा नहीं कर सकते थे कि शेख मुजीबुर रहमान बंग बंधु की प्रतिमा जिस प्रकार तोड़ी जा रही थी। तो मेरा मानना है कि इस मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर को समझते हुए हमारी सरकार जो भी निर्णय लेगी, हम उस तो बांग्लादेश में गदर जारी, हिंदुओं पर अत्याचार भारी, क्या वाकई ऐसा है? सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें हमारे साथ जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो चारों आपकी स्क्रीन पर हैं। केसी जैन साहब बीजेपी के चेहरे हैं, वरुण जी हमारे साथ कांग्रेस के चेहरे हैं, कर्नल देवानंद गुर्जर जी हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ, दो रक्षा विशेषज्ञ हमने इस कार्यक्रम का हिस्सा। JS सोडी साहब हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सोडी जी मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। सर, सबके जहन में बस एक ही सवाल गूंज रहा है और उसी सवाल के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे चाहूंगा। जिस आर्थिक तरक्की के आंकड़े दिखाकर बांग्लादेश आगे बढ़ रहा था, वहां पर इस तरह की बगावत, वहीं से ही मैं बात शुरू करना चाहता हूं आपसे कि बांग्लादेश में बगावत के पीछे कौन? क्या सिर्फ एक ही वजह मसला आरक्षण से जुड़ा है या फिर वजह कुछ और भी है? ISI, चीन है क्या असली वजह? क्या अब तक निकलकर सामने आ पाई या सिर्फ एक ही वजह है? जैन तिलक जी, जैन ये सर, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। सर। जो कल शेख हसीना को अपने देश से भागना पड़ा, उसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। पहले है उनकी नीयत, दूसरी उनकी नीति और तीसरा है विदेशी ताकतें। सबसे पहले मैं उनकी नीतियों पे आऊंगा। अब 1996 में जब शेख हसीना पहली बारी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी, तब एक कानून था बांग्लादेश में कि जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे उन्हें 30% आरक्षण मिलेगा बांग्लादेश की सरकारी नौकरियों में। लेकिन अगले ही साल 1997 में उन्होंने कानून में परिवर्तन किया और कहा कि अब उनके बच्चों को भी आरक्षण मिलेगा। और 2010 में उन्होंने एक और परिवर्तन किया जिसमें उन्होंने कहा कि अब उनके बच्चों को भी आरक्षण मिलेगा। अब ये बांग्लादेश की आवाम को ठीक नहीं लगा, क्योंकि अगर कायदे से भी देखा जाए, जिस इंसान ने देश की आजादी के लिए लड़ाई की है उसको सारी सहूलतें देनी चाहिए, लेकिन उसकी पुश्तों को देना तो ये देश की आवाम के साथ ठीक नहीं है। क्योंकि आज की तारीख में भी 3 करोड़ जो लोग हैं बांग्लादेश के वो अनएम्प्लॉयड हैं, 17 करोड़ की आबादी के पूरे उसमें से। और दूसरा जो था उनकी नीयत, जब से 1971 में बांग्लादेश बना तब से लेकर अब तक 11 आम चुनाव हुए, जिसमें सिर्फ 4 आम चुनाव फ्री हुए हैं जो सही हुए हैं। और ये 4 चुनाव हुए 1990 से लेकर 2011 तक, क्योंकि 1990 में कानून बना जिसके तहत यह तय हुआ कि जब भी बांग्लादेश में आम चुनाव की घोषणा होगी, जो भी पार्टी सत्ता में है वो इस्तीफा देगी और एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी और आम चुनाव केयर टेकर गवर्नमेंट के नीचे होंगे। लेकिन 2011 में शेख हसीना ने इस कानून को रद्द कर दिया और उसके बाद जो भी आम चुनाव हुए वो फ्री नहीं हुए। और बांग्लादेश नेशनल पार्टी जिनकी लीडर हैं खालिदा जिया, उन्होंने इन चुनावों का बहिष्कार किया, जो अभी इस साल जनवरी में हुआ वो भी उन्होंने बहिष्कार किया। और तीसरा जो पॉइंट है, जब उनकी नीयत और नीतियों में खोट था तो पाकिस्तान और चीन ने उसका पूरा भरपूर फायदा उठाया। हमें याद होगा पिछले महीने 10 से 13 तारीख 4 दिन के दौरे पे शेख हसीना चीन गई थी, लेकिन तीसरे दिन वो चीन से वापस आ गई क्योंकि उनकी शी जिनपिंग के साथ तू मैं हो गई, क्योंकि चीन ने वो नहीं दिया जो उन्हें चाहिए था। और जब आके वो वापस आई, 21 जुलाई को बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया जिसमें ये आरक्षण के मुद्दे को खत्म कर दिया गया।
और ये जो प्रोटेस्ट था ये खत्म हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद 2 अगस्त को फिर से शुरू, और ऐसा घना तरीके से हुआ कि कल उनको देश से छोड़ना पड़ा। मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा तिलक जी, ये जो बांग्लादेश में हुआ ये एक छोटा हिस्सा है बड़ी पिक्चर का, और बड़ी पिक्चर ये है कि 2035 में चीन और पाकिस्तान भारत पे 2 फ्रंट वॉर करेंगे, और उस वक्त उन्हें बांग्लादेश जैसे देशों की जरूरत होगी। और ये जो हुआ ये सिर्फ बांग्लादेश का अंदरूनी मामला नहीं देखना चाहिए, ये भारत के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, और मैं यही बात आपसे समझना चाह रहा था। तो सोडी सर, मैं क्योंकि आपने जिक्र किया चीन और पाकिस्तान का, एक अपना इंटरेस्ट है, और मैं साउथ एशिया देशों पर आऊं तो अफगानिस्तान का बात करूं तो वहां पे तालिबान, नेपाल में ओली प्रधानमंत्री बन गए, और चीन से जो उनकी नजदीकी है वो किसी से छिपी नहीं है। म्यांमार में जो है सैनिक तानाशाही का एक अलग, श्रीलंका चीन की गोद में बैठा हुआ है, वो भी दिखाई देता है। तो यह कितनी बड़ी चुनौती होगी खासतौर पर हिंदुस्तान के लिए। तिलक जी, भारत के 8 पड़ोसी मुल्क है जिसमें पाकिस्तान और चीन शामिल है। अगर हम पाकिस्तान और चीन को निकाल दे जो हमारे कट्टर दुश्मन है, कल दोपहर 3 बजे तक 6 में से 2 जो देश थे भूटान और बांग्लादेश, वो भारत के अच्छे मित्र थे। लेकिन कल जब शेख हसीना अपने देश से भागी, हमारा एक ही मित्र बचा है भूटान। अब भूटान की भी चीन के साथ अपने लैंड डिस्प्यूट पे एडवांस स्टेज पे टॉक्स हैं, और किसी वक्त उनका समझौता हो सकता है। आज भारत हर तरफ से उन देशों से घिरा हुआ है जिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, और जो हम सुनते आए थे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कि चीन हमें समुद्री रास्ते से घेरने की कोशिश कर रहा है, चीन की प्लानिंग पूरी कंप्लीट हो गई हमें समुद्री रास्ते से घेरने की, क्योंकि पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, बांग्लादेश में उन्होंने कॉक्स बाजार बनाया पिछले साल 20 मार्च को, मालदीव में लामो अटॉल में उनकी सैनिक गतिविधियां देखी गई हैं, म्यांमार के कायथुक्यू द्वीप में सैनिक गतिविधियां देखी गई हैं। और हम जानते हैं कि जमीन तरीके से जो LAC और LOC है वो दोनों एक हो चुके हैं, क्योंकि चीन और पाकिस्तान की जो बड़ी मित्रता है उनकी सेनाओं को इतना नजदीक ले आई है कि आज अगर हम देखें तो जमीनी रास्ते से और समुद्री रास्ते से हमारे लिए दिक्कत पैदा होगी। और मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा जी। जनरल MM नराव ने, जो कि भारतीय सेना के 28वें सेना अध्यक्ष थे और 2 साल पहले रिटायर हुए थे, उन्होंने पिछले साल 7 अगस्त 2023 को द प्रिंट में एक लेख लिखा। उस लेख में उन्होंने साफ लिखा है कि भारत पे 2 फ्रंट वॉर भारत के लिए बहुत दिक्कत पैदा होगी। अगर एक पूर्व सेना अध्यक्ष जो महज 2 साल पहले रिटायर हुए हैं, उन्होंने अगर ये लेख लिखा है तो वाकई में भारत के लिए आने वाले समय में बहुत बड़े खतरे की घंटियां, यानी ये अलार्मिंग सिचुएशन है जो आप बता रहे हैं सर। बहुत बेहतरीन तरीके से सोडी सर आपने समझाया। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन कर्नल देवानंद साहब, आपका आकलन क्या है जो कुछ घट रहा है बांग्लादेश में, हमारे साथ रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ेगा, और क्या वाकई में हम भी उस मुश्किल वक्त में आकर खड़े हो गए? क्योंकि हमने तो बांग्लादेश के अगर जिक्र करें तो मैंने ये बात कुछ घंटे पहले भी कही थी कि भारत तो आई की भूमिका में था ना, बांग्लादेश का जन्म तो हिंदुस्तान की वजह से ही हुआ, हम तो आई की भूमिका में थे। कर्नल साहब जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे याद किया इस चैनल पर, आपके चैनल पर। जहां तक आपके सवाल का प्रश्न है, सबसे पहले मैं हमारे सोडी साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा, विस्तार पूर्वक उन्होंने इस विषय पे प्रकाश डाला है जी। पर अब क्योंकि ये ऐसा विषय है जिस पर भारत की चिंता होनी स्वाभाविक है आज के दिन, 1-2 बातें जो सबसे पहली मैं देख रहा हूँ कि जो ये सत्ता पलट हुआ है बांग्लादेश में, ये एक सुनियोजित एक तरीके से किया गया है, जिसके अंदर बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथी, बांग्लादेश के अंदर जो उग्रवादी विचारधारा के जो लोग हैं, जो 71 में पाकिस्तान के विचार के साथ थे, लेकिन उनका बस नहीं चला और बांग्लादेश बन गया था। और तीसरा जो एक है वो बाहरी ताकतें हैं, उसमें पाकिस्तान का ISI को मैं साफ साफ देख रहा हूँ, चीन सरकार की खुशी देख रहा हूँ, और अमेरिका द्वारा पिछले 10 महीनों के अंदर जिस प्रकार से बहुत क्लियर अपना उसने रुख कर दिया था, तो ये बाहरी ताकतों के और अंदरूनी जो उनकी परिस्थिति बनाई गई, उसके मद्देनजर जो ये कू हुआ है, जो तख्ता पलट हुआ है, ये एक बहुत गंभीर विषय भारत के, बांग्लादेश के साथ साथ भारत का भी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? जैसे कि पहले सोडी साहब ने थोड़ा सा बताया कि चीन और पाकिस्तान खुश होंगे,
पर देखिए इसमें एक एंगल और आता है, बाहरी ताकतें जो मिलकर के आई हैं जी, चीन का इन्होंने बताया किस प्रकार, शायद डिटेल नहीं बताया, जब वो वहां पर तीस्ता नदी का जो डैम बन रहा है उसको भारत को दिया उन्होंने। उसके बाद में जो जिस प्रकार से अमेरिका ने थोड़े दिन पहले कहा था कि हमें आप एक एयरबेस बनाने दें, जो हसीना जी ने मना कर दिया। उसके अलावा जिस प्रकार से अमेरिका ने आज ही कहा है कि ये स्थिति एक तरह उसका समर्थन कर दिया उन्होंने, जो सरकार बना रहे हैं उनके चीफ। तो मैं मानता हूं जो ये पूरा बांग्लादेश के खिलाफ जो साजिश हुई है जी, इस साजिश के अंदर भारत पे असर क्या पड़ेगा जी। देखिए साहब, भारत के दो, एक सुरक्षा के लिहाज से, दूसरा उसका जो ट्रेड है उसके हिसाब से, तीसरा जो भारतीय नागरिक बांग्लादेश के अंदर फंसे पड़े हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो, क्योंकि अब देखिए भारत और बांग्लादेश और पाकिस्तान 50-60 वर्ष पूर्व एक ही देश था, हमारी संस्कृति एक है। और जब पाकिस्तान का गठन हुआ था तो ये धर्म के आधार पे हुआ जी। दुर्भाग्य से जो आज बांग्लादेश में हिंदू फंसे हुए हैं उनकी स्थिति जग जाहिर है, किसी से छुपी नहीं है, तो उनके ऊपर भी खतरा है। उसके बीच में सबसे पहले मैं आना चाहूंगा भारतीय सुरक्षा के लिए क्या खतरा है। देखिए 4332 किलोमीटर का एक बॉर्डर, ये हमारे देश के रणनीतिकार की देन है 71 के अंदर। जब इतना बॉर्डर हम उस समय मैं एक बात समझना चाह रहा था, जो घुसपैठ का आप जिक्र कर रहे हैं, तो क्या वो वाकई में बहुत बड़ा खतरा है? ये खतरा इसलिए है क्योंकि मैं 1971 का एक आंकड़ा कोट करूंगा, हो सकता है मैं गलत हूं, क्यों आप करेक्ट करिएगा। दावा यह किया गया था कि 1971 में 10 मिलियन के करीब, यानी कि 1 करोड़ के आसपास शरणार्थी आए, सरकार ने उसे नकारा। तो क्या अब भी ये खतरा बना हुआ है घुसपैठ का, खासतौर पर बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं? देखिए 71 को आज के हालात को आप कंपेयर नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि 71 की परिस्थिति थी जहां पर पाकिस्तान की आर्मी द्वारा लोगों के साथ जीनोसाइड हो रहा था। बिल्कुल। आज की स्थिति अलग है। आज स्थिति ऐसी है कि आज दुनिया की दूसरी ताकतें बांग्लादेश की उन्नति, जिस प्रकार से इनका जो ग्रोथ रेट है बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छी दिशा में चल रहे थे। तो ये वो जो बाहरी ताकतें बांग्लादेश को कहीं कहीं अपना मोहरा बनाने के चक्कर पे है, वो एक बदलाव है। और जो अंदरूनी ताकतें हैं वो ताकतें हैं जो चुनाव के माध्यम से कभी बांग्लादेश में अपने चुनाव नहीं जीत पाए और वो करप्शन में विलीन थे। वो चरमपंथी लोग हैं जो कानून को तोड़ते थे। आप देखिए जो जिया बेगम जिया है, वो तो 17 साल की जेल के लिए अंदर थी, उनको करप्शन के केस में अंदर किया गया है। सुनने में आया कि आज उनको छोड़ दिया गया है। सुनने में आ रहा है कि जेलें टूट करके बड़ी संख्या में उग्रवादी और जो उनके क्रिमिनल्स हैं हथियार के साथ भाग गए। 500 से ज्यादा कैदी फरार हो गए और उनमें से 20 से ज्यादा खतरनाक आतंकी है। तो अब ये परिस्थिति अलग है। अब इस परिस्थिति में दो बड़े खतरे निकल के आते हैं। पहला तो यह है कि वहां पर अगर वो सरकारी था, और तीसरी बात जो उनकी बांग्लादेश की सेना है, जो उनके सेना अध्यक्ष है, वो बड़ा अजीब सी बात है, वो उनको 45 मिनट का समय देते हैं अपने प्रधानमंत्री को, निकल जाओ। अरे भाई, आप उनकी सुरक्षा के लिए आपको बोलना चाहिए था, मैडम चिंता नहीं करें, हमारी सेना आपके साथ है, देश आपके साथ है। पर मुझे लगता है कि 1 महीने पहले उनको चीफ बनाया गया था। 1 महीने पहले ही अमेरिका कुछ ऐसे स्टेटमेंट देने लगा था। और जब चुनाव हुए थे तो जो लोग चुनाव नहीं जीत पाए, जैसे इनके बांग्लादेश नेशनल यानी कर्नल साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये एकाएक घटना नहीं घटी, इसके पीछे कई वजहें हैं और पूरे प्लान के तहत ये सब कुछ हो रहा था? बिल्कुल नहीं। और जो भारत के ऊपर खतरा मंडरा रहा, देखिए अभी जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से हाल ही में 9 जून के बाद हमले बढ़े हैं, तो ये पाकिस्तान की साजिश नहीं है साहब, ये भारत के खिलाफ भी एक तरफ साजिश का हिस्सा है। एक तरफ चीन एक्टिव, पाकिस्तान और तीसरा एक फ्रंट खोल लिया इन्होंने। तो कुछ ये इस तरह की स्थिति है। भारत को अब जो ध्यान देना है, जो हमारा 4000 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर है उनके साथ, वहां फेंस बनी हुई है, हमारी बीएसएफ डिप्लॉयड है। पर देखिए कितना भी आप दीवारें बना लो, दुश्मन के जो इस तरह के लोग होते हैं वो अंदर घुसने में कामयाब होते हैं। और वहां पर तो क्या पानी का इलाका है, हमारे मार्शेज हैं और टनल्स भी वहां बनी हुई हो सकती है, ड्रोन्स का है।
और जो ईस्टर्न स्टेट जो सातों है, अगर आपको याद हो कुछ वर्षों पूर्व जब शेख हसीना जी उन्होंने अपने उग्रवादी और चरमपंथियों पर कड़ी शिकंजा कसा था, उसके बाद शांति आई है। तो ये शांति का बड़ा खतरा है, पहली बात। दूसरी, जो हमारे नागरिक हैं उनको भी खतरा है, और जो हिंदू वहां पर हमारे, क्योंकि देखिए हिंदुओं को अलग देखा नहीं जा सकता। मैं आपको सन 47 पे लेके जाऊंगा ना, सोहरावर्दी नाम के एक लोग थे। तो मैं माफी चाहूंगा आपसे, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं और सोडी सर ने भी बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ किया। मैं आपके पास, दोनों के पास आऊं, क्योंकि बहुत देर से जैन साहब भी वेट कर रहे हैं, वरुण जी भी वेट कर रहे हैं। जैन साहब जी, मैं चाह रहा था कि पहले एक्सपर्ट्स की राय आ जाए, क्योंकि यहां बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बांग्लादेश के साथ जो हमारे रिश्ते रहे और अब क्या वाकई जो रिश्ते बदलेंगे तो उसका असर भारत पर क्या पड़ेगा और इसके पीछे की वजह क्या है, देश जान ले। जैन साहब, आपसे मेरा सवाल कुछ अलग है। क्या वाकई हिंदू खतरे में है बांग्लादेश में? देखिए चावला जी, अभी देवानंद जी ने और सोडी जी ने 2-3 बातों पे प्रकाश डाला कि एक तो जो वहाँ पे हमारे अल्पसंख्यक के रूप में हिंदू समुदाय के लोग हैं, उनके ऊपर किस तरीके से खतरा है। साथ ही साथ जो अभी कई बार देवानंद जी ने दोहराया कि 4000 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है बांग्लादेश से जुड़ा हुआ। नहीं, मैं घुसपैठ पर बाद में आऊंगा, पहले आपसे मैं जानना चाह रहा हूं क्या हिंदू खतरे में है बांग्लादेश में? देखिए, वहाँ की जो स्थितियां पहले भी रही हैं और आज की स्थिति जो है, और जब वहाँ पे बिल्कुल उग्रवाद एकदम चरम पर है, वहाँ से प्रधानमंत्री को, वहाँ की प्रधानमंत्री को इस्तीफा देके वहाँ से मूव करना पड़ा। वहाँ के राष्ट्रपति ने वहाँ की सरकार को भंग किया है, और इस तरीके के जो हिंदू अल्पसंख्यक वहाँ पर है उसके ऊपर हमले पहले भी होते हैं। और ऐसे में जब वहाँ पे इसमें उग्रवाद, अगर हिंदू खतरे में है तो आप क्या कर रहे हैं? देखिए, विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है पूरी, और इसमें सर्वसम्मत से तमाम सारे निर्णय हुए हैं, और सरकार, भारत सरकार पूर्ण रूप से वहां पर नजर रखे हुए, वहां पे जो अंतरिम सरकार का गठन हो रहा है उसमें भी भारत सरकार जो हस्तक्षेप कर सकती है लगातार कर रही है। और वहाँ के नोबेल पुरस्कार विजेता हिंदुओं की सुरक्षा की बात है ना, उनको जैन साहब, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि आप एक तरफ सीए का जिक्र करते हैं, एनआरसी का जिक्र करते हैं, जो परिस्थितियां बनी और अब जो हालात बन रहे हैं आपके सामने, और हिंदू अगर खतरे में है वहां जहां अल्पसंख्यक है बांग्लादेश में, तो आपका स्टैंड बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप कर क्या रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। देखिए चावला जी, अभी बहुत सारी चीजों को बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, और गोपनीय मीटिंगें भी हो रही हैं, सरकार की सर्वसम्मत से भी कई सारे निर्णय हुए हैं, सर्वदलीय बैठक विदेश मंत्री। तो अगर हिंदुओं पर अत्याचार होता है आप देखते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए, हमने आपसे बताया कि वहाँ पे जो अंतरिम सरकार बन रही है उसमें भी हमारा हस्तक्षेप है, और हम जिस भी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे और पोलाइटली जिस भी तरीके से वहाँ पे अंतरिम सरकार में हस्तक्षेप कर पा रहे हैं, और खास करके हमारा हस्तक्षेप का सर, आपके नेता कह रहे हैं हिंदू खतरे में वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के लिए जो खतरा है वो खतरा ना पैदा हो, उसको कैसे कम किया जा सके, कैसे मेटा जा सके, और किस तरीके से यहां बैठ के तो आप वहां पर हिंदुओं को सुरक्षित नहीं रख सकते ना। नहीं, देखिए, जो आप बयान दें कि वहां पे हिंदू सुरक्षित हो जाएंगे। देखिए चावला जी, अंतर्राष्ट्रीय मामला है, दूसरे देश का मामला है, उसके बाद में भी भारत सरकार अपना पूरा हस्तक्षेप वहां की अंतरिम सरकार पे बनाने का प्रयास कर रही है। वरुण जी, और ऐसे में वरुण जी रहेंगे, जब हमारा वहां हस्तक्षेप होगा, वरुण जी, हमारे लोग भी सुरक्षित होंगे। वो ये कह रहे हैं हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी हमारी है, जैन साहब कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप लोगों का स्टैंड क्लियर नहीं हुआ अभी तक। देखिए तिलक भाई, अभी हमारे जो रक्षा विशेषज्ञ आदरणीय सोडी जी और हमारे दूसरे रक्षा विशेषज्ञ जी ने, देवानंद जी ने बहुत बड़ी बात और बहुत गंभीर बात कही है। ये समय राजनीति का नहीं है, न किसी तरह की टिप्पणी करने का है। एक मुश्किल समय में भारत है, इस समय अलार्मिंग सिचुएशन है,
अगर हम अब नहीं जागेंगे तो शायद कभी नहीं जाग पाएंगे, फिर हमारे हाथ से बहुत सारी चीजें बहुत समय के लिए निकल जाएंगी। आज हम अपने पड़ोसियों को, जिनको हमने पैदा किया, जो हमारी वजह से वजूद में आए, उनको भी नहीं संभाल पाए। वहां अस्थिरता हो रही थी तो हमारी सरकार क्या कर रही थी? हमारी विदेश नीति पूरी तरह से फेल नजर आई इस मामले में। और आज जिस खतरे की बात आप कर रहे हैं, हिंदू खतरे में है, मैंने कल भी कहा था, आज तो शाही जी नहीं है, वरना मैं उनसे फिर पूछता। जो बात आज देवानंद जी ने कही और सोढ़ी जी ने भी उस पर चिंता जाहिर करी, वही मैं कल कह रहा था। इस स्थिति में अब जबकि आप पूरी तरह अपने बॉर्डर पर घिर चुके हैं, सभी देश लगभग आपसे कट चुके हैं, चाइना और पाकिस्तान ने हर तरह से आपको घेर लिया है और आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं अब जहां आपको एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए। ऐसी स्थिति में वरुण जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि इसके लिए मोदी जिम्मेदार है। एक मिनट रुक जाए ना। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप ऐसी बात कर रहे हैं जैसे देश के प्रधानमंत्री इसके लिए जिम्मेदार है। एक मिनट रुक जाइए, पूरी बात हो जाने दीजिए, फिर आप जो कहेंगे मैं सुन लूंगा। ऐसी स्थिति में आपने शेख हसीना जी को डायरेक्ट भारत में एंट्री देकर हिंदुओं के लिए खतरा और बढ़ा दिया। कल मैं जब ये बात कह रहा था तो शाही जी कह रहे थे कि ये वहां अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों मिलकर आंदोलन कर रहे हैं। आज वही बात निकल कर आई कि वहां एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसी स्थिति में सरकार ने जल्दबाजी दिखाई ठीक, और निश्चित रूप से आपका पॉइंट, आप ही का पॉइंट, आपके पास वापिस आ रहा हूं, आपके पास वापिस। इस घटना पर बहुत कूटनीतिक तरीके से कदम रखना था, हम पूरी तरह से फेल नजर आए हैं इस सिचुएशन। मैं आप ही के पास आ रहा हूं वरुण जी, जो बात आप कह रहे हैं जैन साहब, इसका उत्तर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो ये कह रहे हैं कि भाई जो शेख हसीना, जो हिंदू खतरे में आए, वो आप लोगों की रणनीति की वजह से आए। शेख हसीना को डायरेक्ट एंट्री नहीं देनी चाहिए थी भारत में, आप लोगों ने डायरेक्ट एंट्री देकर वहां पर हिंदुओं को खतरे में डाल दिया, ये आपकी जिम्मेदारी बनती थी। अब जवाब दीजिए जो बात वरुण जी कह रहे हैं कि आप लोगों की वजह से हिंदू खतरे में आया। देखिए चावला जी, जो विपक्ष है ऐसे नाजुक मौके पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन जब सर्वदलीय बैठक में बुलाया जाता है तब ये इनके पार्टी के लोग इस बात की तारीफ करते हैं कि भारत ने बहुत अच्छा निर्णय लिया, और चैनल पे आकर के बिल्कुल विपरीत बात करते हैं। तो एक तो अपनी पार्टी का रुख अच्छे से जान ले कि वास्तव में कांग्रेस का रुख है क्या। कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक में बिल्कुल स्पष्ट किया है कि आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, और जिस प्रकार से देवानंद जी ने और सोढ़ी जी ने बताया कि लगभग 7-8 देशों से जो हमारी सीमाएं गिरी हुई हैं, उनमें से कुछ ही मित्र देश है हमारे, जैसे नेपाल में हस्तक्षेप चाइना ने कर दिया है, बांग्लादेश पे चाइना का, ISI का, और साथ ही साथ उनका जो इंटरनल रीजन्स रहे। नहीं, जो बात वरुण जी कह रहे हैं, वरुण जी यही बात कह रहे थे आप, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का स्टैंड अलग है, वरुण जी का अलग है। मैं सोढ़ी जी आपके पास आ रहा हूँ। नहीं, आप ये देखिए कि क्या कोई कांग्रेस का स्टैंड आया अभी तक कि आपने गलत बुलाया, गलत और वो हमारे मित्र देश के रूप में रहा बांग्लादेश हमारा कोई दुश्मन देश नहीं रहा है। और ऐसे में ऐसे हालात में अगर हम नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा बांग्लादेश के साथ में। दूसरी बात यह है कि हमें अपने लोगों को वहां बचाने के लिए, अपने हिंदुओं को बचाने के लिए, साथ ही साथ जो वहाँ पे अंतरिम सरकार बन रही है, अंतरिम सरकार बन रही है, हस्तक्षेप किस आधार पर करेंगे? अगर हम किसी को सौ तक दे देंगे तो हम हस्तक्षेप वहाँ पे किस आधार पर कर लेंगे? एक मिनट जैन साहब, वरुण जी की बात आ जाए, वरुण जी की बात आ जाए, एक मिनट जैन साहब। ये बहुत जरूरी निर्णय था कि शेख हसीना जी को राजनीति दिखाई भारत देश में छोड़ दी जाए, जिससे वहाँ पर हम हस्तक्षेप कर सके। वहाँ की सरकार में जो अंतरिम सरकार बनी, उस पर हमारा जब हस्तक्षेप होगा तभी अपने हिंदुस्तान में लाकर आपने कहा हमने दोस्ती निभाई, और दूसरी तरफ वहाँ हिंदू खतरे में आ गया, तो फिर वो भी सवाल बन रहा ना। एक मिनट जी, आप अंतरिम सरकार चलाएंगे बांग्लादेश में, क्या बात कर रहे हैं आप? इस अलार्मिंग सिचुएशन में भी अगर आपको राजनीति करनी है तो मेरे भाई आप कर सकते हैं, मैं नहीं बोलूंगा। फिर आपसे अपना स्टेट मणिपुर नहीं संभल रहा, 1 साल से ज्यादा हो गया, आप कह रहे हैं बात कर रहे हैं मणिपुर का बीच बोला हुआ आपका है। अब तो मणिपुर शांत हो रहा लगातार, ये कैसा हो गया मणिपुर? कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हैं? अपने देश को हमेशा खोखला करने का काम कांग्रेस करता है। कांग्रेस का यही स्टैंड है, वो भी हमारा देश कमजोर है, हमारी सरकार कमजोर है, हमारे पास हथियार नहीं है, हम बिल्कुल बेकार है, हम दूसरे देशों के पिछड़े हुए, लेकिन आज सशक्त रूप में भारत देश खड़ा हुआ है।
यूक्रेन फ्रांस का युद्ध हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है? अच्छी बात, वहाँ पे भी भारत देश ने हस्तक्षेप किया। हमने अपने एक एक लोगों को बचाया नहीं बचाया? हमारे जो यूक्रेन में जितने भी हमारे छात्र गए थे पढ़ने, उनको सुरक्षित वापस लाए कि नहीं लाए? यूक्रेन से आज भी युद्ध हो रहा है, लेकिन अपने लोगों को लाने में सक्षम हुए, सफल हुए। ये भारत देश की रणनीति है। भारत देश को खोखला मत साबित करिए। नहीं जैन साहब, भारत देश के साथ खड़े हुए नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर एक मिनट जैन साहब अब आप कह रहे हैं देश को नहीं संभाले जैन साहब एक मिनट सर, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। यूक्रेन और रूस का युद्ध तो आपने रुकवा दिया था एक फोन पे, बांग्लादेश में भी रुकवा दीजिए फिर। एक मिनट सर, आप जैन साहब ऐसा मत करिए ना प्लीज, एक मिनट। कर्नल देवानंद पहले अपनी बात पूरी कर रहे थे, हाथ उठाया उन्होंने, फिर उसके बाद सोडी जी मैं आपके पास आ रहा हूं। कर्नल साहब बोलिए, क्या कहना चाह रहे थे आप? सबसे पहले तो जो हमारे दोनों विद्वान जो चर्चाएं कर रहे हैं, जो उन्होंने कुछ एक दो बातें कही है, उस पर मेरे विचार मैं रखना चाहता हूँ। सर प्लीज जल्दी से। अब मुझे नहीं पता, एक तो बीजेपी के साथी हैं, दूसरे अगर कांग्रेस के हैं, तो इन्होंने कहा विदेश नीति फेल है। ऐसे शब्द और ऐसी चीजें आप ना करें, आज के दिन तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, अगर आप कांग्रेस के हैं तो मैं आपके इतने चिट्ठे खोल सकता हूँ कि आप यहाँ बैठने के लायक नहीं रहेंगे। तो यह मौका ऐसी बात करने का नहीं है। दूसरी बात है, क्या हिंदू खतरे में है? हमारे बीजेपी साथी को साफ साफ कहना चाहिए, बिल्कुल हिंदुओं को आज खतरा है। आज नहीं, 47 से खतरा है। जहां 28% हिंदू थे, आज 8 बचे, और उनमें जब ये वहां पर तख्ता पलट हुए, वहां 5 तख्ता पलट हो चुके हैं, और हर बार हिंदुओं के साथ प्रताड़ना हुई है। आज भी 14 के घर टूटे गए हैं, 3 मंदिर पे हमला हुआ है, तो है स्वीकार करना चाहिए। सर 13 हिंदुओं के घर जलाए गए हैं, और इसके साथ साथ 4 मंदिरों को तोड़ दिया गया। तो और बताना चाहिए कि क्या कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ। और लास्ट बात की जो इन्होंने कहा कि जो वहां पर अपने जो जिस प्रकार से अब ये दोनों चर्चाएं कर रहे थे, मैं इनसे थोड़ा दूर इनका ध्यान ले जाना चाहूंगा। देखिए साहब, भारत सरकार बड़ी गंभीर स्थिति में है। जो कह रहे हैं कि हिंदुओं को खतरा इसलिए बढ़ गया कि शरण दे दी, तो कृपया करके ये अगर कांग्रेस पार्टी बोल रही है, विपक्ष बोल रहा है, आपके मुंह से शोभा नहीं देता। आज मैं नहीं बताना चाहूंगा, फिर कभी चर्चा करूंगा आपसे। आज के दिन ये है कि देश एक साथ खड़ा हो, सुरक्षा में कोई कमी ना हो, और जो वहां हमारे लोग हैं उनकी हम देखभाल कर पाए, उन पे किसी प्रकार का खतरा ना हो, सेना को मजबूत करें। जो हमारे भारत के जो वहां, ऐसा नहीं बांग्लादेश पूरे ही वो चरमपंथी और कट्टरवादी लोग हैं, वहां भी बहुत हमारे अच्छे नागरिक हैं, वो सुरक्षा जरूरी है। अब सबसे मोटी बात है कि जो सरकार बन रही है, हमारा ध्यान आकर्षित होना चाहिए कि सरकार के साथ बातचीत कर करके जो हमारे देश के जो हमारे उनके साथ रिश्ते हैं, उन पे कोई प्रभाव ना पड़े, नागरिकों की सुरक्षा हो। और सबसे बड़ी बात, भारत सरकार को आज के दिन, अभी एक साथी कह रहे थे मणिपुर नहीं संभलता है। अरे भाई साहब, मणिपुर की चर्चा फिर करेंगे। मैं एक सैनिक होने के नाते एक अंतर्राष्ट्रीय विषय पे ध्यान रखने के कारण, जिस प्रकार अमेरिका ने शेख हसीना को बोला था, और शेख हसीना ने खुद में बोला है कि भाई बांग्लादेश के से अंदर एक क्रिश्चियन का स्टेट निकालना चाहते हैं, समय आ गया मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा करके सिक्योरिटी को टाइट कर दी जाए। वेस्ट बंगाल के सीएम साहब ने बोल दिया है कि जो मोदी जी बोलेंगे मैं करूंगी। इसका मतलब सिचुएशन बड़ी गंभीर है, इन पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल कर्नल सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। सोडी सर, मैं 2 महत्वपूर्ण सवाल आपके पास लेकर आना चाहूंगा, जो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बने हुए हैं। एक, घुसपैठ, अस्थिर पड़ोसी मुल्क में घुसपैठ कितना बड़ा खतरा है, एक वो, और दूसरा, चीन और पाकिस्तान को जो मौका चाहिए था, क्या इस अस्थिरता ने मौका दे दिया? सोडी सर। तिलक जी, जो आपका पहला प्रश्न है कि घुसपैठ कितना बड़ा खतरा है, ये हमेशा ही बड़ा खतरा रहा है, और खास करके 2007 के बाद जब चीन दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी और उसको एहसास हो गया कि पैसे के साथ साथ वो सैनिक अपने लक्ष्य भी पूरे कर सकता है, और उसके बाद उसने कई ऐसे संगठनों को इनडायरेक्टली सपोर्ट करना शुरू किया। और हम देख रहे हैं कि ये जो घुसपैठियों की जो प्रॉब्लम है, ये पहले भी थी और आगे भी रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान और चीन का एक जो एम है वो है कि जितनी हम सेना बॉर्डर पे लगाएं, उतनी हमारी सेना बॉर्डर पे डिप्लॉय होगी, वो किसी कन्वेंशनल युद्ध के लिए तैयारी नहीं कर पाएगी। और यही वो आस्ता आस्ता इस मुद्दे को अचीव करते जा रहे हैं। हमने देखा जम्मू कश्मीर में हाल में एक एडिशनल इन्फेंट्री ब्रिगेड को मूव करना पड़ा, 2 बीएसएफ बटालियंस को, 2 असम राइफल बटालियंस को। ये जो वहां मूवमेंट हो रही है इतने बड़े ट्रूप्स की, ये हमारी युद्ध की तैयारी को अफेक्ट कर रही है, जो कि चीन और पाकिस्तान अपने लक्ष्य में आस्ता आस्ता सफल होते जा रहे हैं। दूसरा जो आपका प्रश्न था
कि ये जो चीन और पाकिस्तान ये प्लानिंग कर रहे हैं, ये प्लानिंग इनकी एक बिल्कुल एम से है, और फिक्स एम जैसे मैंने पहले बताया 2035 का टू फ्रंट वॉर है। तिलक जी, इसी साल 5 फरवरी 2024 को डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, जो अमेरिका की एक सरकारी संस्था है, उसने 2024 एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट सार्वजनिक की। उसमें साफ लिखा है कि जिस तरह से पाकिस्तान, चीन और भारत के तनाव बढ़ रहे हैं, ये तीनों देश टू फ्रंट वॉर की तरफ अग्रसर हैं। और अगर सारी टाइमलाइन पब्लिक डोमेन में देखें तो सारी टाइमलाइन 2035 के तरफ जा रही है, क्योंकि 2027 में पहले चीन ताइवान पे कब्जा करेगा, उसके बाद 2029 में स्पार्टले आइलैंड पे कब्जा करेगा, और उसके बाद 2035 में टू फ्रंट वॉर करेगा। और ये जो हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद होना, मालदीव्स में इंडिया आउट कैंपेन होना, बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन हुआ, लेकिन शेख हसीना जीत गई और 4-5 महीने के अंदर ही उनका तख्ता पलट हो गया। ये सारी जो चीजें हैं, ये गतिविधियां हैं, ये बड़े गेम प्लान का हिस्सा हैं। बड़ा गेम प्लान। तो ऐसे में वरुण मिश्रा जी, जल्दी से जो बात हमारे दोनों एक्सपर्ट बता रहे हैं कि कम से कम ऐसे विषय में राजनीति नहीं होनी चाहिए, सबको साथ मिलकर एक फैसला लेना चाहिए और उसी पर अड़िग रहना चाहिए। जो बात कर्नल देवानंद ने भी कही, उन्होंने कहा कि अगर बोलने पर आया तो आप लोगों के हालात खराब हो जाएंगे, कांग्रेस जवाब नहीं दे पाएगी, तो इसलिए राजनीति से बचना चाहिए इस विषय पर। वरुण जी पहले आप, फिर जान साहब आपके पास आ रहा हूं। देखिए, कर्नल साहब देश की सेवा की है इन्होंने, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं। नहीं की नहीं है, कर रहे हैं, और कर रहे हैं। मैं कभी पूर्व फौजी आप लोग मानते होंगे, फौजी कभी पूर्व होता भी नहीं है। नहीं, मैं सम्मान कर रहा हूँ, और पूरे सम्मान से मैं ये बात कह रहा हूँ कि जब केसी जैन साहब ने कहा कि जो वहाँ अंतरिम सरकार बन रही है हम उसमें हस्तक्षेप करेंगे, तो मुझे बड़ा ताजुब हुआ, और मैंने कहा कि आपसे अपना स्टेट नहीं समझ रहा, आप बांग्लादेश की सरकार चलाएंगे, वो भी ऐसी सरकार जिससे कोई उम्मीद भारत को इस समय नहीं है। मैंने उस बात पर जवाब दिया था। दूसरी बात बोलने की, खड़े रहने की और न बैठ जाने की, भाग जाने की, तो ये तो कर्नल साहब का अपना विषय, वो क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, मैं नहीं जानता हूँ। मैं बहुत और बड़ी गंभीर पड़ोसी के घर में आग लगी हो, हम कंबल ओढ़ के सो जाएं? मैं उसी आग से तो सावधान कर रहा था, तो कर्नल साहब टूट पड़े मेरे ऊपर। नहीं तो आप चिंगारी को ऐसे फूंक मार रहे हैं कि सर जब हमारे घर में आग लग जाए। देखिए तिलक भाई, ये कोई मैंने अपनी पहली राजनीति यही शुरू की थी कि राजनीति का समय नहीं है। हम नहीं कह सकते कि हमें दूसरे देश में क्या करना है। अभी तो हमको जो 4000 किलोमीटर से लंबा हमारी सीमाएं हैं, उन पर गश्त बढ़ानी होगी, उनको मजबूत करना होगा। और सबसे बड़ी बात, कल राहुल जी मिले थे विदेश मंत्री से, उन्होंने कहा इस बात को कि आपके हर स्टैंड में पार्टी साथ है। मैंने कल भी आपसे कहा था, आपके चैनल पे कहा था, और अभी भी कह रहा हूं कि जो भी सरकार निर्णय लेगी हम निर्णय के साथ रहेंगे। शेख हसीना जी आई, हमने विरोध नहीं किया, हमने कहा इसका कूटनीतिक परिणाम भी हो सकता था, कूटनीति भी हो सकती थी, इसमें कुछ दूसरा रास्ता नहीं, एक मिनट कर्नल साहब, कर्नल देवानंद जी, क्या वाकई कूटनीतिक क्या हो सकता था, मैं वही जानना चाह रहा हूं। फिर जैन साहब आ रहा हूं, एक मिनट। जो बात वरुण जी बार बार जिक्र कर रहे हैं, कूटनीतिक हो सकता था, शेख हसीना को डायरेक्ट नहीं लेकर आना चाहिए था, किसी और देश में। नहीं, मैंने ये कहा कि अगर वास्तव में हिंदुओं की सरकार है और हिंदुत्व, एक मिनट वरुण जी सुन लीजिए ना कर्नल साहब को, एक मिनट वरुण जी, एक मिनट प्लीज। जैन साहब फिर आ रहा हूं। शेख हसीना को लाना भारत के लिए अच्छा कदम था, क्योंकि वरना उनका मर्डर हो जाता, जिस प्रकार 1975 में उनके पिताजी को मार दिया गया था। पर यहीं पर ही मैं हमारे दोनों विद्वान साथियों को एक बात बताना चाहूंगा कि भारत के लिए चिंता क्या है। एक तो जो हमने चर्चा की, वो सबसे बड़ी चिंता ये है कि जो पाकिस्तान और जो CIA का एक मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल के बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूँ। पहला ये है, वो जिस भी टारगेट देश के अंदर अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं, वहां सबसे पहले वो जो विपक्ष में जो लोग हैं ना, उनको अपनी तरफ करते हैं, उनको प्रलोभन देते हैं, उनको इश्यूज पकड़ाते हैं। हर जगह उनका ऐसा ही किस्सा हुआ है। और फिर जब चुनाव आते हैं तो उनसे ऐसी चर्चाएं कराते हैं कि इनका सरकार का विरोध करो। जब चुनाव हो जाते हैं तो कहते हैं यहाँ रिगिंग हो गई, सरकार गलत चुन गई, इस तरह के नैरेटिव चलाते हैं और फाइनली वो देश में लोगों को गुमराह करते हैं। वही इन्होंने बांग्लादेश में किया है, वही इन्होंने पाकिस्तान में किया है। उनके जो अपने इमरान खान साहब की सरकार के साथ क्या हुआ, हमारे नेपाल में क्या हुआ। तो मैं आग्रह करूंगा इनसे, जो देश के अंदर हमारी तंत्र के राजनेता मानते हैं, थोड़े दिन पहले तिरंगे का अपमान हुआ लाल किले पे किसान आंदोलन की आड़ में,
उसके बाद NTCA प्रोटेस्ट। तिलक भाई मेरा एक सवाल ले लीजिए देवानंद जी, और ये सारी बोलिए वरुण जी जल्दी से, फिर जैन साहब आ रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा था बचना कर्नल साहब चाहिए। से। हमारी मैंने कहा विदेश नीति हमारी फिर भी तो कर्नल साहब नाराज हो गए मेरे ऊपर। भारत के अंदर आप जो बताइए, जब बांग्लादेश में इस तरह की स्थिरता हो रही थी, हमारी खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी? ISI अपने सूबों में एक सेकंड कर्नल साहब कुछ कह रहे हैं, वरुण जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए बोलिए क्या कह रहे हैं? कर्नल साहब मैंने एक सवाल किया था कि विदेश नीति हमारी फेल रही तो आप नाराज हो गए मेरे ऊपर। आपने कहा कि ISI अपने मंसूबे में कामयाब हो गया, आपने कहा ISI कामयाब हो गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारी खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी? बिल्कुल मैं बताता हूँ आपके सवाल का जवाब। हमारी खुफिया एजेंसी, हमारा इंटेलिजेंस कहाँ था जब दूसरे देश में इस तरह की मैं बात रही थी तो हम क्या कर रहे थे? मैं बता दूं आपको सर, ऐसा है जरूर, मैं इस पर भी हमारा थोड़ा ज्ञान आज की अगर आप मेरी बात से सहमत हो, 1999 जब उस समय देश के अंदर ऐसे हालात थे कि 130 किलोमीटर पे पाकिस्तान अंदर आ गया था, तो वो क्यों आया? इसका जवाब तो पहले 50 साल तक जो हमारी रणनीति थी ना सेना के लिए, वो दोषी थे। और उसके अंदर क्यों दोषी थे? हमारे पास सैटेलाइट नहीं था, आप विषयांतर हो रहे हैं, आप विषय से भटक रहे हैं, कवरेज नहीं था। अब आप बात कर रहे हैं। मैं अगर अभी आपसे करंट सिचुएशन की बात करूंगा तो आप मुझे 99 बताएंगे। रुकिए फिर मैं बात करूंगा, मैं वो आपको जवाब मैं इंटेलिजेंस के फेलियर का सवाल कर रहा हूँ, आप मुझे सन 47 बता रहे हैं। अरे तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक दिन में इनकी चीजें नहीं होती हैं। अगर आप पूछेंगे कि आज यहाँ से मर्डर कैसे हो गया जयपुर में, ऐसा नहीं होता है सर। ये चीजें एक तंत्र बनता है, एक ट्रेनिंग होती है। मैं भी कह रहा हूँ हमारा तंत्र क्या कर रहा था, तो वो हमारा तंत्र क्या कर रहा था? आज 10 साल से हमारे तंत्र कहाँ थे? 30 साल पहले कौन जिम्मेवार थे जिनको प्लानिंग करनी थी, जिनको देश के अंदर बदलाव लाने थे? 62 में किसने की? ये देखिए आज 10 साल वालों का कोई दोष नहीं, 3 साल वालों का दोष है कर्नल साहब। आप आज फेल नहीं हुआ। आज आप लोग पब्लिक से सवाल, मोरल डाउन नहीं करें आप, हमारा मनोबल बढ़ाए नागरिकों का। आपका मोरल तो हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप कैसे ये कह सकते हैं कि 30 साल पहले होना चाहिए था? आपके साथ तो हम करेंगे, तो कह ही रहे। अरे क्यों नहीं कहता? लाइन की शुरुआत क्यों नहीं कहता? आप मुझे बता रहे हैं कि 45 में ये हुआ था, 71 में ये हुआ था, 75 में ये हुआ था। यही तो समझना पड़ेगा आप राजनेताओं को। इसके लिए जिम्मेदार 30 साल पहले वाले लोग हैं। अरे सर सुनिए, मैं अब आप सुने तो बता। देखिए राजनेताओं को ये समझना पड़ेगा, कोई भी आज हादसा हो रहा है तो आज के कारण नहीं होता है, उसके पीछे बहुत लंबी कहानी होती है जिसके लिए जिम्मेवारी सरकारों की है। आप लोग बड़े लोग हैं, मैं तो एक सैनिक रहा हूँ, आप जिम्मेवार हैं। तो एक दिन में गलतियां नहीं होती हैं, सेना में हो चाहिए, इंटेलिजेंस हो चाहिए। हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है कि नहीं है? हमारे पड़ोस में इतनी बड़ी अस्थिरता आई और हमको कानो कान खबर नहीं हुई। नहीं, ये हमारा इंटेलिजेंस जवाब मैं आपको प्रयास कर सकता हूँ। अस्थिरता एक दिन में नहीं आई है, वही तो हम कह रहे हैं, वही सोडी साहब बता रहे हैं। चीन कई दिनों से लगा हुआ है, चीन के अलावा अमेरिका लगा हुआ है, बांग्लादेश छोटा सा देश है, तो ये अस्थिरता तो थी। और ये अगर हम नजर नहीं रखना चाहिए था, हमें इसको संज्ञान नहीं लेना चाहिए था। ऐसा नहीं हमारे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, BSF हमारी बांग्लादेश में BSF डिप्लॉयड है। अगर आप देखें तो हमारी भारतीय सरकार ने बड़ा अच्छा कदम उठाया। जो ही हमें पता लगा तो उन्होंने उनके DG साहब को चेंज कर दिया। उनको लगा होगा कि नहीं अब पूरी तरीके से इसको डील करना है। तो देखिए मैं बांग्लादेश की सिचुएशन में बात कर रहा हूँ। BSF के DG और AG बदलते रहते, ये कोई नहीं, ऐसा नहीं, ये तो एक रूटीन प्रक्रिया है सर। नहीं ये कह रहा हूँ वहाँ की पूरी इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, आप यहाँ की बात कर रहे हो। एक हाँ सर बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ सेना के मनोबल का ध्यान रखना चाहिए हम सबको। पूरी तरह हमारे इस बात का ध्यान रखिए, समझिए। देखिए लेकिन कल भी इसी बात पर बहस हो गई थी आपसे। आपने कहा कि चीन वाले जो है हमारे फौजियों के हाथ पैर तोड़ के चले गए। मैंने इसलिए कहा था कि कम से कम ऐसे मामलों पर सेना के मनोबल हमारे हाथ पैर तोड़ के चले गए। ना, आप गलत बात मत करिए। आपने कहा, मैंने ये कहा था कि उस बॉर्डर पर जिस पर 25 साल में पत्ता नहीं हिला, वहां हमारे 50 जवान घायल हुए। किसकी गलती थी वो? मैं इस बात पर कह रहा था, मैं ये नहीं कह रहा था कि हमारे जवान को मार के चले। उससे पहले भी आपने बहुत कुछ कहा। मैंने इसलिए ऑब्जेक्शन उठाया कि जहां सेना की बात आएगी वहां मुझे ये बातें कबूल नहीं। ना, बिल्कुल आप अलग नहीं है, या न मैं अलग हूँ, सेना मेरी भी है, सेना आपकी नहीं है। आप लोगों की राजनीति अपनी जगह से रिस्पॉन्सिबल सेना के लिए आप है, उतना ही आप लोगों की राजनीति कांग्रेस बीजेपी अपनी जगह, सेना को बीच में मत घसीटिए बस। कांग्रेस बीजेपी अपनी जगह, सेना अपनी जगह, और सेना के साथ
हर कांग्रेसी खड़ा है, कांग्रेसी क्या हर हिंदुस्तानी खड़ा है। नहीं, ये कांग्रेस बीजेपी मत करिए सर प्लीज। खड़ा होना बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं हर हिंदुस्तानी खड़ा है सेना के साथ। केसी जैन साहब। चावला जी, वरुण जी ने बार बार एक सवाल उठाया कि हमारी इंटेलिजेंस फेल है, हमारी सेना फेल है, आप अपने देश के प्रदेश को किसने कहा सेना फेल है? सर आप लोग फिर बीच में कैसी बातें करते हैं, कहां विषयांतर कर रहे हैं बात को आप? कैसी बातें कर रहे हैं? किसने कहा सेना फेल है? अभी इन्होंने इसी डिबेट में कहा। जैन साहब कहां ये बात बोली? आप बेवजह भी कह रहे हैं मैं रो रहा हूं। चावला जी अभी आप लोग कम से कम इस बात को तो देखिए, तन्मय साहब बैठे हुए बेवजह यहाँ पर ये हो गया, वहां पर ये हो गया, बांग्लादेश में हो गया। देखिए, अगर आप जरा सा भी समझदार हैं तो आपको पता होना चाहिए कि गोपनीय चीजों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के में जो हमारा हस्तक्षेप है, हमारी इंटेलिजेंस क्या करती है, ये किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। और उसको वरुण जी कह रहे हैं इंटेलिजेंस जो है वो पहले इनपुट हमें दे। नहीं, वो कह रहे हैं इनपुट पहले हमें दे और फिर उसके बाद जो है 10 जनपद से अप्रूवल होगा। वही चीज तो पहले ये चाहते हैं कि कैसी गजब बातें कर रहे हो आप? ये कैसी बातें आप कर रहे हो? नहीं वरुण जी, आप कह रहे हैं इंटेलिजेंस फेलियर है, कैसे इंटेलिजेंस फेलियर है? सिचुएशन थी तो हमारी सरकार उसके लिए तैयार क्यों नहीं थी? हमें सरकार तैयार नहीं होती। एक मिनट रुकिए, 45 मिनट का वक्त मिला शेख हसीना को और भारत सरकार ने कितना वक्त लिया स्टैंड लेने में? स्टैंड लेने में कितना वक्त लिया भारत सरकार ने हसीना जी को? वरुण जी, यही तो इंटेलिजेंस फेलियर है मेरे भाई। ये देखिए, सेना आप कहते कि 45 मनीष जी के पास जैन साहब अपनी बात रखिए जल्दी से प्लीज। पहली बात तो ये है कि भारत देश फेल नहीं है, भारत देश का इंटेलिजेंस बहुत मजबूत है, भारत देश की सेना बहुत मजबूत है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कूटनीतिक तरीके से जिस तरीके से अंतरिम सरकार बनाने भारत की सरकार वहाँ पे लगातार नजर बनाए हुए हैं। सेना के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी ने पूरी की पूरे सर्वदलीय बैठक बुला करके सैनिकों से निर्णय लिया है। आप गुप्ता जी के पास जा रहे हैं। हमारा हस्तक्षेप होगा और अपने हस्तक्षेप के द्वारा वहाँ पे जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो अल्पसंख्यक हिंदू भाई हैं, उनकी सुरक्षा भी की जाएगी, राष्ट्रीय स्तर पे की जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हस्तक्षेप करते हुए एक एक नागरिक को बचाया जाएगा। मैं माफी चाहूंगा आप से जो वक्त लिया उससे, मैं ऐसा पहली बार हुआ। लेकिन एक बात सर, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल जिसका जवाब चाहूंगा। 1 लाख करोड़ का बिजनेस बांग्लादेश के साथ हमारा, अब उस पर क्या असर पड़ेगा? एक तो उस सवाल का जवाब, क्योंकि आप खुद फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, इसका उत्तर आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। मनीष जी प्लीज। नहीं देखिए, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि व्यापार अपनी जगह होता है और पॉलिटिक्स अपनी जगह होती है। ठीक। और मैं समझता हूं इस समय बीजेपी जो गवर्नमेंट है उसके लिए शेख हसीना के लिए कोई इमोशन नहीं है, क्योंकि वो भारत की दोस्त रही है, उसकी प्रो इंडिया नीति रही है। तो हम उसको हर संभव एक ऐसी मदद करेंगे जो एक कमजोर पड़ोसी के कमजोर होने पर करते हैं। हाँ, हमें एज ए नरेंद्र मोदी सरकार सबसे बड़ी जो चिंता है वो ये है कि कैसे वहां रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा एंश्योर हो, उनके बिजनेस सेट रहें और जो इंडियन बिजनेस हैं उनके भी राइट कम से कम अफेक्ट हों। जिस तरीके का माहौल है, शेख हसीना जी के पास लगभग 70-75% की मेजोरिटी होने के बावजूद भी जिस तरह का विरोध हुआ है, कहीं ना कहीं अभी खालिदा जिया की जो सरकार आएगी, जो भी सरकार आएगी, वो कहीं ना कहीं प्रो इंडिया तो नहीं रहने वाली है। ऐसे में बहुत इमोशन ना दिखाते हुए बीजेपी सरकार शांति से रिलेशंस को नॉर्मलाइज करेगी। इसीलिए ये मैसेज आ चुका है कि कहीं ना कहीं शेख हसीना को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन बस उन्हें, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया छोड़कर जाना भी होगा, क्योंकि हमारे देश में इस तरह के स्लीपर सेल भी हैं जो कि इंडिया को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। और हिंदुस्तान की विदेश नीति इस समय बैलेंस करके चलने की, अपने आप को आगे रखने की है। तो वो झूठी शान के लिए, जैसे ईरान ने कहा है कि हम इजराइल पर आक्रमण करेंगे, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, हमें सिर्फ अपने हिंदुओं की वहां चिंता है और बांग्लादेश से राजनीतिक रिश्ते बरकरार रखने का है। नहीं, जैसे अमेरिका ने इस पूरे मुद्दे को लेकर स्टैंड लिया कि भाई शेख हसीना का
वीजा रद्द कर दिया गया। तो फिर ये, और दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन का अपना इंटरेस्ट बांग्लादेश को लेकर। भाई देखिए, शेख हसीना का वीजा रद्द करने का मतलब है कि जो इस्लामिक लॉबी है वो कहीं ना कहीं वहां प्रभाव दे रही है, और चूंकि अभी इस समय जो बिडेन है उनका टर्म खत्म होने वाला है और उनको शुरू से ही लेफ्टिस्ट और प्रो एम बोला जाता है, तो ऐसे में ये उनके लिए कुछ नया नहीं है। अगर ट्रंप होते और वो ये करते तो मैं निजी तौर पर इसको अपने लिए बड़ा सरप्राइज मानता, और फिलहाल वो स्थिति बहुत लंबी नहीं चलने वाली है। फिलहाल कई सारे ऐसे छोटे छोटे देश हैं जहां इनको शील्ड के तौर पर अमेरिका ही मदद करेगा। अमेरिका डबल गेम खेल रहा है, वो कोई खुद तो वीजा रद्द कर दिया, लेकिन लिथुआनिया, अल्जीरिया ऐसे किसी न किसी कंट्री में उनको अरेंजमेंट कर देगा, और हो सकता है कि वो इजराइल में ही कर दे अरेंजमेंट। तो ये आने वाले समय की बात है। अमेरिका की किसी बात पर कोई भरोसा नहीं कर सकते। जिस तरीके से यूके ने स्टैंड लिया है वो तो हम देख ही चुके कि यूके की हालत क्या हो रही है, और वो स्टैंड लेना था। अमेरिका डेफिनेटली बैकडोर से शेख हसीना के लिए कोई ना कोई अरेंजमेंट करेगा, तो उसका एक ही उद्देश्य है कि बांग्लादेश में अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन मेंटेन, यानी आप ये कह रहे हो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। निश्चित रूप से यही होने वाला है। उसको चीन पर नजर रखनी है, और बांग्लादेश से बढ़िया जगह कोई नहीं है। ठीक ठीक, मैं फाइनल कमेंट कर्नल साहब आपका लेना चाहूंगा। आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या होना चाहिए जो अभी नहीं हो रहा? जी, सबसे पहले मैं हमारे भाई साहब ने जो अभी मनीष जी ने बताया कि उनका जो वीजा कैंसिल हुआ है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर, ऐसा कुछ नहीं है। ये अमेरिका की मेरे ख्याल से उसकी सोची समझी रणनीति है। ये बांग्लादेश को अपना जिस प्रकार से उसने कमजोर करने का हाल है। मेरा फाइनल कमेंट यही कहना चाहूंगा, जो आज की परिस्थिति है, जो हमारे भारत के ऊपर एक तरह अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी देश के दुश्मनों द्वारा थोपी गई है, उससे मुकाबला करने के लिए सबसे बड़ा आग्रह मेरा यह है कि देश के जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं एकजुट खड़े होकर के, एक आवाज में खड़े होकर के सरकार के साथ खड़े रहे। बिल्कुल सही कहा। इसके साथ साथ जो बात है सुरक्षा और जो उधर से जिस प्रकार के बाहरी खतरे हैं उनके, मुझे पूरी उम्मीद है भारतीय सेना और हमारे सुरक्षा बल उसका ध्यान रखेंगे। पर एक सबसे बड़ी मोटी एडवाइस है हमारे देश को, हमारे प्लानर्स को, ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए जो बांग्लादेश में हुआ है कहीं भारत में कभी हो ही नहीं सकता। देखिए, भारत के अंदर भी कुछ इसी तरह के लोग एक्टिव है, जिस प्रकार से मनीष जी बता रहे थे स्लीपर सेल, ऐसा भारत के अंदर भी पिछले एक साल से इसी तरह के प्रयास हो रहे हैं। मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, बट ये मानना पड़ेगा पिछले चुनाव से लेकर के शेख हसीना जी के भी चुनाव हुए हैं, एक ही रट लगा रखी थी। जो देश में विरोध कर रहे थे बांग्लादेश में, वो चरमपंथी थे, वो जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी के थे, वो यही कह रहे थे कि इसने गलत चुनाव जीते हैं। भारत के अंदर भी कुछ ऐसे एक लोग थे जो कहते, कभी हमारे इलेक्शन कमीशन को बुरा बताते थे, कभी मोदी जी को कहते थे आओ। तो ये जरा ध्यान देना पड़ेगा, देश को एकजुट होना है और आगे बढ़ना है। ठीक, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। कर्नल साहब, आपने बहुत दिल से शुक्रिया अदा, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बात को रखा और देश को समझाया। लेकिन फिर जो बात हमने पहले भी कही थी, समझिएगा वरुण जी, जैन साहब और मनीष जी, कि भाई बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी छात्र अपने राष्ट्रपिता की मूर्ति तोड़ने के लिए उस पर चढ़ सकते हैं, देश को आजादी दिलाने वाले राष्ट्रपिता का सम्मान नहीं कर रहे हैं, वो किन शक्तियों के हाथों खेल रहे होंगे, इस बात को समझना होगा। सबको सोचने की जरूरत है, क्योंकि इतिहास पाकिस्तान से बांग्लादेश का बहुत अलग नहीं रहा है। इसलिए कर्नल साहब ने कहा कि राजनीति को दूर रखो इस विषय पे, फैसला एक लो सब मिलकर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, कर्नल साहब, वरुण जी, केसी जैन साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।